बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एफएससी सेकंड का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपके पास ये जो एफएससी का चैप्टर सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है, इसके कुछ पार्ट्स पर मुश्तमिल है। जैसे कि पहला पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हमने चार्ज, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसकी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह थी। ठीक है, वो एप्लीकेशंस आपने अपने तौर पर ख़ुद स्टडी करनी है, उनको ख़ुद अपने तौर पर पढ़ना है। तो वो हिस्सा अब ख़त्म हो चुका। अब नेक्स्ट हिस्से की तरफ आते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस आगे गाजेस लॉ, उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, इस पर मुश्तमिल होगा। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले हम एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या है? ठीक है, आपके पास एरिया क्या है जी? एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एरिया क्या है जी? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। अब आपके पास मैग्नीट्यूड तो एरिया का आप निकालते रहते हैं, जो कि आप कैसे निकालते हैं? एरिया का मैग्नीट्यूड लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इस फार्मूले से आप क्या करते हो? उसका मैग्नीट्यूड निकालते रहते हो। लेकिन हम डायरेक्शन पर ज़्यादातर बात नहीं करते एरिया की, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया की डायरेक्शन भी होती है। और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? सरफेस के नॉर्मल होगी, नॉर्मल टू द सरफेस। किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो उसके नॉर्मल होगी। नॉर्मल मीन उसके परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है, इसका ये कोई ना कोई एरिया है। ठीक है, अब इस एरिया की अगर हमने डायरेक्शन देखनी है तो इस एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, सरफेस के किधर होगी? हमेशा नॉर्मल होगी। अब ये सरफेस है, ऊपर वाली अगर हम सरफेस ले लेंगे इसके नॉर्मल होगी। नीचे वाली सरफेस ले रहे हैं तो ये नॉर्मल होगी। ये वाली सरफेस ले रहे हैं तो ये नॉर्मल होगी। ये वाली सरफेस ले रहे हैं तो ये वाली सरफेस ले रहे हैं तो ये नॉर्मल होगी। इस तरह ले रहे हैं तो नॉर्मल इस तरह होगी। मतलब हमेशा उस सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, 90 का एंगल बना रहा होगा। वो नॉर्मल उस एरिया के साथ 90 का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास हमेशा एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल टू द सरफेस होती है। ये पहले बताना लाजमी क्यों समझा? क्योंकि हमारे पास ये आगे यूज़ होगा और इसी की बेसिस पर हम मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स फाइंड करेंगे। और ये आपके पास, आपने इसको याद रखना है। अभी आगे मैं जब फ्लक्स पर बात करूँगा, मैक्सिमम मिनिमम फ्लक्स पर पहुँचूँगा, तो ये चीज़ मैं यूज़ करूँगा। तो याद रखिएगा, एरिया वेक्टर क्वान्टिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? नॉर्मल टू द सरफेस। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? फ्लक्स का मतलब होता है, ठीक है, बहाव, निकलना। ठीक है, फ्लक्स का जो मतलब होता है। अब फ्लक्स को हम जो डिफाइन करते हैं वो हम कैसे करते हैं? फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through unit area place in that electric field। ठीक है, हम आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया प्लेस इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी किसी यूनिट एरिया से, किधर से? किसी यूनिट एरिया से, थ्रू प्लेस इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा एरिया? जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ होगा? प्लेस हुआ होगा। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एक एरिया है। अब इसमें से हम देखते हैं कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया में से निकल रही है। क्योंकि फ्लक्स का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है? निकलना।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि हमने उस दिन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। तो हम ये देखेंगे कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एक एरिया में से पास हो रही है, कोई भी एक एरिया है उसमें से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है। और वो एरिया कहाँ होना चाहिए, वो एरिया उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पाया जाए। जैसे कि आपके पास मैं इधर एक ड्रा कर देता हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पाई जा रही, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पाई जा रही है। अब आपके पास इसका हमने देखना है जी, इसका फ्लक्स हमने फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पर एक एरिया प्लेस कर देंगे। लेट्स सपोज ये हम एक एरिया प्लेस कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, ये एक एरिया है जो हम प्लेस कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर। अब हम देखेंगे जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया में से पास हो रही है, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया में से पास हो रही है, वो उसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। अब कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, 2, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है, यहाँ से पास हो रही है। अब लाजिम बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास जितना हम एरिया करीब प्लेस करेंगे, चार्ज के करीब जितना करीब आते जाएंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, क्योंकि जितना हम चार्ज के करीब जाते जाते इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्या होती है, करीब करीब होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के करीब करीब क्यों होती है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वहाँ पर स्ट्रांग होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स करीब होती हैं, इसलिए जब हम जितना करीब हम एरिया प्लेस करेंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास होगी। इसका मतलब यहाँ से भी हमें पता लगता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने से भी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, स्ट्रांग है। और जितना हम दूर जाएंगे उतनी कम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया में से पास होंगी, इसका मतलब है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, वीक हो रही है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी किस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, किसी एक एरिया में से, कौन सा एरिया, प्लेस इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम फार्मूला लिखें तो आपके पास कैसे है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो डिनोट किया जाता है वो आपके पास किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो डिनोट किया जाता है वो फाई से किया जाता है, इस सिंबल से। ठीक है। और आपके पास अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखे तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है। यहाँ से हम अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो हमारे पास क्या होता है जी, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास एंगल कौन सा होता है, कॉस थीटा होता है। आप लोगों को पढ़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास एंगल कौन सा आता है जी, कॉस थीटा आता है। तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इस फार्मूले के तहत आप किसी भी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर सकते हो किसी भी एरिया में से जो पास हो रहा है। ठीक है। अब आपके पास इस फार्मूले के मुताबिक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास हम डिफाइन कर सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the scalar or dot product of electric field and vector area A placed in that field। ठीक है। the dot product of vector area, the dot product or scalar product, the scalar or dot product of electric field and vector area A placed in that electric field is called electric flux। कि आपके पास जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का, कौन सा एरिया जो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, उस फील्ड में पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट को भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या आ जाएगी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम देखें तो आपके पास फाई किसकी इक्वल है, ई ए के। ठीक है। अब आपके पास फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, हमने पीछे एक टॉपिक में पढ़ा था, न्यूटन पर मीटर, और आपके पास जो न्यूटन पर कूलम
कूलम। और आपके पास एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या आ गई? यूनिट आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आपके पास जो फ्लक्स है वो हम देखें तो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? पहले तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है। मतलब आपके पास कोई डिस्चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी हम आपके पास उसके करीब आते जाएंगे उतना आपके पास फ्लक्स ज़्यादा होगा, जितना दूर जाते जाएंगे फ्लक्स क्या होता जाएगा? किसी भी एरिया में से, यूनिट एरिया में से वो कम होता जाएगा। दूसरा डिपेंड करता है जी आपके पास एरिया पर, ठीक है, एरिया आपके पास कितना आप ले रहे हैं उस एरिया पर। और तीसरा आपके पास डिपेंड करता है एंगल पर, ठीक है। एंगल की डिपेंडेंस भी आती है। एंगल की डिपेंडेंस को हम एरिया के साथ लिंक करते हैं कि आपके पास एरिया की भी तो कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, ठीक है। आपके पास जो आप सरफेस एरिया ले रहे हैं उसको किस तरह आप रख रहे हैं, ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन पर, जिस हिसाब से उस सरफेस का आप एरिया क्या करते जाएंगे। लेट्स सपोज आपके पास ये एक सरफेस है, ठीक है, आप इसके ओरिएंटेशन पर इस सरफेस को आप किस तरह प्लेस कर रहे हैं? इस तरह प्लेस कर रहे हैं, इस तरह प्लेस कर रहे हैं, इस तरह प्लेस कर रहे हैं। तो मतलब इसकी ओरिएंटेशन पर कि इसके जिस तरह आप सरफेस को प्लेस करेंगे उस हिसाब से फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। तो उस हिसाब से हम देखते हैं हमारे पास दो तरह का फ्लक्स आ जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स। अब मैक्सिमम फ्लक्स क्या है, मिनिमम फ्लक्स क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स आपके पास क्या आ जाता है जी? कहता है जी आपके पास इफ सरफेस एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड then flux will be maximum, ठीक है। क्या कहता है जी? मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? जब आप किसी भी सरफेस एरिया को परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो आपके पास फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर आपके पास इसकी मैं एग्जांपल हूं, लेट्स सपोज ये आपके पास एक एरिया, ठीक है। अब मैं अगर ये अपने 4 फिंगर्स को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर मैं कंसीडर, सपोज करें ये मेरी जो 4 फिंगर्स है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है 4, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये आ रही हैं। अगर आपके पास, अब आप खुद बताएं कि मैं अगर सरफेस एरिया को इस तरह परपेंडिकुलर रखूंगा ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, या इस तरह पैरेलल रखूंगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी? लाजमी बात है, जब मैं इस तरह परपेंडिकुलर रखूंगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? इसमें से पास होंगी, ठीक है। क्योंकि जब पैरेलल रखूंगा तो आपके पास इसमें से मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स या कोई भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होगी, वो ऊपर नीचे से इससे पास होकर चली जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जब हम सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? इसमें से पास होंगी। तो इसलिए कहता है कि जब सरफेस एरिया को आप परपेंडिकुलर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के तो फ्लक्स क्या होगा? आपके पास मैक्सिमम होगा। फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब आप यहां पर एक बात आ जाती है, जैसे फ्लक्स का आपके पास फार्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब वो किस पर डिपेंड करता है? कॉस थीटा पर भी डिपेंड करता है फ्लक्स जो है। अब आपके पास मैंने कहा यहाँ पर फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा? जब सरफेस एरिया आप क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर रखेंगे। परपेंडिकुलर का क्या मतलब? अब बच्चे यहाँ ये कंफ्यूज होते हैं कि आपके पास अगर हम सरफेस को परपेंडिकुलर रखेंगे तो एंगल तो कितना बनता है परपेंडिकुलर के साथ? 90 का। अगर एंगल 90 बनता है तो इधर 90 पुट करेंगे तो cos 90 तो 0 हो जाता है, तो फिर तो फ्लक्स मिनिमम आना चाहिए। तो फिर ये क्या केस है कि हम सरफेस को परपेंडिकुलर रख रहे हो तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर में एंगल 90 होता है। तो इस चीज़ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपके पास यहाँ पर बात आ जाती है एरिया की, जहाँ से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कि आपके पास मैंने एरिया को आपको बताया था कि एरिया को आपने याद रखना है। अब आपके पास मैंने कहा था एरिया वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? उसके नॉर्मल टू द सरफेस। अब आपके पास ये जो हम कह रहे हैं कि सरफेस को हम परपेंडिकुलर रखेंगे तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो सरफेस को जब हम परपेंडिकुलर रखेंगे तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम इसमें से पास होगी। अब जहाँ तक रहेगी एंगल की बात, तो ये एंगल किस किस के दरमियान है? ये एंगल आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया के नॉर्मल के दरमियान है, ठीक है। ये एंगल आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया के नॉर्मल के, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और
एरिया सरफेस के दरमियान नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया के नॉर्मल के दरमियान एंगल है। क्योंकि जब एरिया आप रखेंगे, अब एरिया परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल किधर है, इस तरफ है। एरिया परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल किधर है, इधर है। अब आपके पास जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है तो वो भी इधर आ रही है और एरिया भी किधर है, इसी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और जो नॉर्मल है एरिया का, वो दोनों आपस में क्या आ गई, पैरेलल आ गई। ठीक है, जब सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है तो एरिया का जो नॉर्मल है वो आपके पास उस लाइंस के क्या है, पैरेलल है। सरफेस एरिया जब परपेंडिकुलर है तो उसका नॉर्मल क्या, उनके पैरेलल है। अब पैरेलल आपके पास है तो आपके पास एंगल कितना बनेगा, 0। तो cos 0 आपके पास किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, आपके पास इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके पास आपने एरिया को क्या किया हुआ है जी, परपेंडिकुलरली प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये आ रही हैं। ठीक है, अब एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जहाँ पर एंगल का ताल्लुक है तो एंगल आपने जो देखना है वो आपने किसके दरमियान देखना है, एरिया के दरमियान नहीं बल्कि एरिया के नॉर्मल के दरमियान। अब एरिया का अगर नॉर्मल देखें तो एरिया का नॉर्मल किधर है, एरिया का नॉर्मल ये है। ठीक है, एरिया खुद परपेंडिकुलर है लेकिन उसका नॉर्मल वो आ रहा है। अब उसका नॉर्मल वो आ रहा है तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखें आपस में क्या है, पैरेलल जा रही है। जब पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, एंगल आपके पास 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब हम एरिया को परपेंडिकुलर रखेंगे तो तब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास होगी। और अगर एंगल की बात अगर वहाँ पर पूछे तो उस वक्त जब एरिया परपेंडिकुलर होता है तो उस वक्त उसका जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल होता है, इसलिए आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम बनता है। तो ये अगर हम पुट करें तो ये आपके पास आ जाता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 और ये हो जाएगा फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई ए। ये फ्लक्स क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। अब हम देखें मिनिमम फ्लक्स आपके पास कब होता है, तो मिनिमम फ्लक्स आपके पास आ जाएगा ठीक है। मिनिमम फ्लक्स कब होता है, तो मिनिमम फ्लक्स आपके पास मिनिमम फ्लक्स कब होगा, लाजिम बात है अगर एरिया को परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स है। तो मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब एरिया को हम क्या रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। क्योंकि जब एरिया को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के क्या रखेंगे, पैरेलल रखेंगे, तो आपके पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो आपके पास एरिया पैरेलल जब रखा जाएगा, एरिया क्या रखा जाएगा, पैरेलल रखा जाएगा, उस वक्त फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, एरिया जब पैरेलल रखा जाएगा। अब फिर वहाँ पर बात आ जाती है एंगल की, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब एरिया पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, तो एंगल आपके पास जब एरिया पैरेलल है, ठीक है, तो उसका नॉर्मल किधर है, इस तरफ है। ठीक है, उसका नॉर्मल इस तरफ है। तो एरिया जब पैरेलल है तो उसका नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये आ रही है। तो एरिया का जब पैरेलल है खुद तो उस वक्त उसका नॉर्मल क्या है, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के आपके पास क्या है जी, परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज ये आपके पास एक एरिया आ गया, ठीक है, ये एक एरिया आ गया, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है। ठीक है, अब आपके पास एरिया क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल रखा हुआ है, इस वक्त फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम। जब एरिया पैरेलल है तो उस वक्त उसका जो नॉर्मल है वो क्या है जी, वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के क्या है जी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसलिए आपके पास एंगल कितना बनता है, एंगल 90 डिग्री बनता है। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, तो cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो फ्लक्स मिनिमम आपके पास क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो इस वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास मिनिमम फ्लक्स आ जाता है। अब आपके पास लास्ट चीज़ आ जाती है फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अब किसी भी क्लोज सरफेस से हम देखते हैं कि फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस से। अब यहाँ पर तो जो हमने केस अभी तक लिए वो हमने लिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अज्यूम की यूनिफॉर्म होती है, या आपने सरफेस जो ली वो रेगुलर सरफेस ली, एक रेगुलर शेप की सरफेस ली। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक ऐसा केस आ जाता है कि सरफेस भी क्या है जी, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, सरफेस भी क्या है जी, कोई कर्व, रेगुलर सरफेस नहीं है, कर्व सरफेस है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है जी, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसे केस में क्या करना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म हो और सरफेस भी क्या हो, कर्व्ड हो, तो ऐसे केस में क्या लेना है, ऐसे केस में आपने क्या करना है, उस पूरी सरफेस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते जाना है। उस पूरी सरफेस को स्मॉल पैचेस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है।
ठीक है। इतने स्मॉल पैचेस में आपने उसको डिवाइड करना है कि आपने एज्यूम करना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, यूनिफॉर्म है। आपने इतने छोटे छोटे पैचेस ले लेने हैं कि आपने एज्यूम करना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। इसकी एग्जांपल आप फुटबॉल ले सकते हैं। फुटबॉल के ऊपर आप देखें वो पूरी क्लोज सरफेस के ऊपर वो उसके पैचेस बने होते हैं, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह आपने क्या करना है, कोई भी क्लोज सरफेस उसके स्मॉल स्मॉल पैचेस लेके और इतने स्मॉल लेने हैं यहाँ पर आप एज्यूम कर सकें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, यूनिफॉर्म है। अब आपने क्या करना है, हर एक सरफेस जो है ये डेल एक है, एरिया इसका कितना है, डेल ए है, ठीक है। और इसका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या है जी, एरिया का नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इनका एंगल क्या है जी, 0 है। तो हर एक का अलग अलग फ्लक्स लेंगे तो डेल फाई 1 इज इक्वल टू E1 डेल A1 कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो डेल फाई 1 किसके इक्वल हो जाएगा, E1 डेल A1, ठीक है। इसी तरह डेल फाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, E2 डेल A2, ठीक है। इसी तरह आपके पास अप टू सो ऑन डेल फाई n किसके इक्वल हो जाएगा, En डेल AN, ठीक है। इस तरह हर एक का आपने अलग अलग फ्लक्स, फिर आपने टोटल फ्लक्स कर देना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डेल फाई 1 प्लस डेल फाई 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस डेल फाई n। इस तरह हर एक का अलग अलग फ्लक्स। तो आपके पास फाई E किसके इक्वल हो जाएगा, सबकी वैल्यू पुट करो तो E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस En डेल AN, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसकी फाइनल फॉर्म लिखें तो आपके पास इसको हम लिख सकते हैं फाई E इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 अप टू N EI डेल AI, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाती है, ये इसकी जनरलाइज फॉर्म आ जाती है। ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाता है किसी भी क्लोज सरफेस का जो आपके पास आप लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास वही आता है। तो इस तरह आपके पास क्या होता है जी, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक एंड होता है। इसको आप अपने तौर पर घर में स्टडी कीजिएगा और इसको अपने पास नोट कीजिएगा और इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट इसके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एप्लीकेशन है गाज़िस लॉ उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।